अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है तो समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुसन्निफ़ा है मरियम अब्बासी। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 3, जो कि है इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड। एक हाथ से उसने फ़ोन लिया था और दूसरे से किताब दी थी। उसकी किताब लेकर वो बेड पर बैठ गया था। वो आकर उसके सर पर खड़ी हुई थी। सबसे पहले कमरे के अंदर रहने के असूल थे। बेड आहद का था और सोफ़ा दुआ का। रात को 10 बजे मेन लाइट्स बंद हो जानी थी। वो चाहे तो साइड लैंप चला सकता था। 10 बजे के बाद कमरे में टीवी नहीं चल सकता था। वार्डरोब दोनों में आधी तकसीम होनी थी। वॉशरूम में कोई भी शख्स ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रह सकता था। ड्रेसिंग टेबल के सामने भी कोई शख्स ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा खड़ा रह सकता था। कमरे में खाने के बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पड़े रह सकते थे। उसके बाद वही किचन में रखने जाएगा जिसने खाया होगा। ये भी बता देती कि कौन सी करवट पर कितनी देर लेट सकता है कोई, और 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है। वो शदीद चिढ़ा था, यानी अपने ही कमरे में वो अब उसके असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। तुम इसे पर्सनली नहीं लो प्लीज़, यह हम दोनों की भलाई के लिए है। अगर तुम्हें किसी शिक पर कोई एतराज़ है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मुझे इन असूलों के वजूद पर ही एतराज़ है। मतलब मैं अब वॉशरूम में भी घड़ी देखता रहूँगा कि कहीं आधे घंटे से ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया। आई एम सॉरी दुआ, मैं ये नहीं कर सकता। आधा घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता है आहद। तुम आधा घंटा वॉशरूम में करोगे क्या? मैं जो मर्ज़ी करूँ, अब इसकी भी मैं तुम्हें वजाहत दूँ कि मैं वॉशरूम में क्या करूँगा? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मैं ये असूलो कवानीन नहीं मानता। उसने किताब उठाकर साइड पर रख दी। देखो आहद, हम टाइम लिमिट्स रिलैक्स कर सकते हैं। फिर कुछ दिन ही हमें ये कमरा शेयर करना है। फिर हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ तुम्हारा अपना कमरा होगा, मेरा अपना। फिर वहाँ तुम जैसे मर्जी रहना। वहाँ मैं कमरे के अंदर कोई असूल लागू नहीं करूँगी। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तुम्हारे ये असूलो कवानीन मैं एक दिन भी फॉलो नहीं कर सकता। तो ठीक है फिर। उसने झुककर अपनी किताब बेड पर से उठा ली। तुम रहो अपने कमरे में आज़ादी के साथ, बगैर किसी तहजीब या तंजीम के। मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं ऊपर अपने कमरे में रहूँगी अपने तरीके से। उसने एक बार फिर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। पागल हो गई हो क्या? दादी परेशान हो जाएंगी तुम्हारे इस तरह शादी के बाद अलहदा रहने से। उसने ज़बरदस्ती उसे हाथ से पकड़कर बिठाया। मुझे पता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं ऐसे नहीं रह सकती तुम्हारे साथ बगैर किसी ज़ाब्ते और कानून के। क्यों? ऐसा क्या ख़तरा है तुम्हें मुझसे? ख़तरा तुमसे नहीं है, ख़तरा लड़ाई और चिक चिक से है, जो रोज़ छोटी छोटी बातों पर हुआ करेगी और मेरा ज़हनी सुकून ख़राब करेगी। एक बात मैं तुम्हें बता दूं वाज़े तौर पर, मुझे पूरी दुनिया में कोई चीज़, कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई जज्बा अपने ज़हनी सुकून से अजीज़ नहीं है। जो चीज़ भी मेरे ज़हनी सुकून के रास्ते में आएगी, मैं उसकी परवाह नहीं करूँगी। किस कदर सेल्फिश हो तुम दुआ। उसने जैसे उसकी जहनीत पर अफसोस किया। एक हेल्दी अमाउंट ऑफ सेल्फिशनेस ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। खैर, तुम तो बहुत सेल्फलेस हो, एक अजीम महान इंसान हो। ना अपने माँ बाप को हर्ट कर सकते हो, ना पापा को और नानी को। मुझसे शादी करके इतनी बड़ी कुर्बानी दे चुके हो। अब इतनी ज़रा सी बात पर इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करो। कर दो साइन, वरना मैं वापस अपने कमरे में चली जाऊँगी। सब तुमसे नाराज़ होंगे, तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी भी रायगा जाएंगी। वो किसी गहरे दोस्त की तरह बहुत हमदर्दाना लहजे में उसको समझा रही थी। उसका सारा ड्रामा एक तरफ, मगर आहद को उसकी बात में वज़न महसूस हुआ। दो मुझे ये फजूल किताब, लेकिन इन असूलों में थोड़ी बहुत तरमीम करनी होगी। ठीक है। बखुशी राज़ी होते हुए उसने किताब उसे थमाई। वॉशरूम का टाइम ज़्यादा करो, 1.5 घंटा। ड्रेसिंग टेबल के सामने 1 घंटा। लेकिन इतनी देर वॉशरूम और ड्रेसिंग टेबल के सामने मुझे लग सकती है। अच्छा चलो ठीक है, अगर कभी कोई क्लैश आ गया तो मैं ऊपर अपने कमरे में जाकर वॉशरूम और ड्रेसिंग इस्तेमाल कर लूँगी। इस पर किसी और को कोई मसला नहीं होगा। अगला पूरा आधा घंटा लगाकर आहद ने कमरे में रहने के असूलों में तरमीम करके उन्हें साइन किया था। दुआ उसके साथ भरपूर ताउन कर रही थी। उसने कहीं भी ख्वामखा की अना नहीं दिखाई थी, जिस पर आहद को हैरत हुई थी। उसके बाद ऑफिस जाने के असूल थे, जहाँ पर एक अच्छा इंटरेक्शन करने के असूल थे। फिर घर वालों के साथ इंटरेक्शन के असूल थे। किसी गैदरिंग में जाने और तोहफे तोहफ़ देने के असूल थे। वैसे कहीं घूमने जाने के असूल थे। फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद घर के कामों की ज़िम्मेदारियाँ, बाहर के कामों की ज़िम्मेदारियाँ, माशी ज़िम्मेदारियाँ, कर्ज़, हर वो चीज़ जिसके बारे में सोचा जा सकता था, उसके लिए असूलों कवानीन मौजूद थे।
अहद खुले दिल के साथ उनमें तरमीमात कर रहा था और दुआ भी उतने ही खुले दिल के साथ उन तरमीमात को कबूल कर रही थी। फजर की अजानों की आवाज़ पर उन्हें वक्त गुजरने का अंदाज़ा हुआ। बस अब और नहीं, मैं सोने लगा हूँ। अहद ने बड़ी सी जमाई लेकर किताब परे की। बस 5 सफ़े रह गए हैं अहद, उन्हें करके एक ही बार सोना। नहीं नहीं, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मुझे शदीद नींद आ रही है। उठो मेरे बेड से, मुझे सोना है। कितनी देर लग जाएगी? 5 तो सफ़े हैं, अब कल फिर से ये पटारा खोलेंगे। ये जो हमारे दरमियान इंटरेक्शन को असूल हैं, उनमें एक पॉइंट ऐड कर दो कि हम एक दूसरे से कोई भी बात 3 बार से ज़्यादा नहीं कहेंगे। 3 बार कहने के बाद दूसरे की मर्ज़ी पर छोड़ देंगे कि वो मानता है कि नहीं, इसरार नहीं करेंगे। ठहरो, मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, जब रिवाइज्ड कॉपी बनाऊँगी तो उसमें ये पॉइंट डाल दूँगी। वैसे अच्छा पॉइंट है ये भी। अब प्लीज़ लाइट बंद कर दो, बेड पर गिरते हुए उसने दरख्वास्त की थी। लाइट बंद करना किसकी ज़िम्मेदारी हुआ करेगी रोज़? ये तो मैंने लिखा ही नहीं। चलो, जो डिनर के बाद हम दोनों में से बाद में कमरे में आएगा वो रात को लाइट बंद किया करेगा। नहीं नहीं, बाद में नहीं, जो पहले आएगा लाइट्स वो बंद करेगा। अहद ने आंखें बंद करते हुए एक और तरमीम जारी की। हैं, इसकी क्या लॉजिक है? यार, अगर बाद में आने वाले ने लाइट बंद करनी हुई तो काम से बचने की खातिर हम लोग डिनर करते ही एक दूसरे से पहले पहुंचने के लिए कमरे की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अजीब लगेगा सबके सामने। तुम खुद सोचो, डिनर करते ही हम कमरे की तरफ दौड़ें लगा रहे हैं। इसलिए पहले आने वाले पे ये जिम्मेदारी डालो ताकि हम डिनर के बाद सुकून से कमरे में आएँ। अच्छा, सही है, कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी थी। उसका सोफ़ा स्विच बोर्ड के साथ ही था। वो लेटने लगी तो उसे ख्याल आया कि अजान तो हो ही चुकी है, फजर पढ़कर ही सोए। वॉशरूम में घुसने से पहले उसने सोचा अहद को भी ये नेक तरकीब दे देनी चाहिए। यार अहद, फजर पढ़कर ही सोते तुम भी। 2 और पॉइंट ऐड करो। हम एक दूसरे के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और बगैर किसी इंतहाई ज़रूरी वजह के एक दूसरे की नींद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसकी नींद में डूबी मगर झंझलाई हुई आवाज़ आई थी। ठीक है, कर दूंगी, लेकिन इंतहाई ज़रूरी से क्या मुराद होगा, इसकी भी वजाहत करना होगी ना। खुदा के लिए सोने दो अब मुझे, वो चीखा था। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, सो जाओ ना। लेकिन एक नया रूल, हम एक दूसरे से सिर्फ उतनी ही आवाज़ में बात करेंगे जो अगर हम कमरे में हों तो हमारे कमरे के बाहर से ज़्यादा 5 मीटर के फासले पर सुनाई दे, और अगर बाहर किसी खुली जगह पर हों तो भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे रूल्स। वो तकिया फेंक कर उठ बैठा था। दुआ की बात बीच में ही रह गई थी। तुम्हें मैं फ़िक्स कर लूँगी अहद नासिर। उसकी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज करके ज़ेरे लब बड़बड़ाती वो वॉशरूम में घुस गई थी। उसके जाने के बाद वो दोबारा से बेड पर गिरा था। अल्लाह जी, कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे। बालों में हाथ फंसाए चित लेटा वो खुदा से बाआवाज़ बुलंद शिकवा कुना था। नमाज तो पढ़ते नहीं हो, अल्लाह से शिकवे किस मुँह से कर रहे हो? वो शायद दरवाजे के साथ कान लगा कर खड़ी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने दरवाजे से सर निकाला था। हमने अभी रूल बनाया है कि एक दूसरे के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अगर तुम खुद ही अपने रूल्स तोड़ने लगी तो फिर मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखना। उसने उसे यकीन दहानी कराई। अच्छा सॉरी, मैं ख्याल रखूँगी आज के बाद। उसने हस्बे आदत अपनी गलती फ़ौरन मानी थी। चलो, कम अज़ कम एक अच्छी आदत तो है इसमें, बिला वजह की ज़िद और हठधर्मी नहीं दिखाती। अहद के दिल ने उसकी पहली खूबी तस्लीम की थी। शादी के बाद 2 हफ्ते पलक झपकते गुजर गए थे। ज़्यादा वक्त दावतें अटेंड करने और सबसे मिलने मिलाने में गुजरा था। दुआ की रूल बुक का साइज़ डबल हो गया था। हर मौका पर उन्हें कोई नया पॉइंट मिल ही जाता और अब उसकी फ़ाइनल कापी बन चुकी थी। आज उन्होंने अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाना था, सो आज सही मानों में रुखसती का माहौल बना हुआ था। मम्मा ने हालांकि खुद फैसला किया था उन्हें अलहदा करने का, मगर अभी सबसे ज़्यादा उदास वही हो रही थी। दादी की आंखें भी बार बार नम हो रही थी। शीज़ा भी मुंह लटकाए फिर रही थी। ऐसे में सिर्फ फाहद था जो माहौल को खुशगवार बनाने की अपनी सी कोशिश कर रहा था। इस वक्त भी वो किचन में खड़ा बज़ाहिर तो अपनी प्लेट धो रहा था, मगर सिंक की टैप फुल खोले उसके नीचे स्टील की प्लेट को स्टीयरिंग व्हील की तरह घुमाते मौसीकी की कोई नई किस्म ईजाद कर रहा था। काफ़ी देर इस शुगल में मसरूफ़ रहने के बाद वो प्लेट लिए ही लिविंग रूम में आ गया था, जहाँ मम्मा, अहद और दादी बैठे हुए थे। दुआ अंदर अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी और शीज़ा तो जब से शादी हुई थी हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। मुझे आज अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा दिल होता है उन माँ बाप का जो अपनी जान से प्यारी पलाई पिलाई औलाद किसी और की झोली में डाल देते हैं। मम्मा बेहद जज्बाती हो रही थी। बस यही दस्तूर है दुनिया का अजरा। दादी भी कुछ दिल गिरफ्ता सी थी। मम्मा, अगर आप इतनी उदास हो रही हैं तो हम लोग नहीं जाते। कोई मजबूरी तो नहीं है, फिर सबके साथ हम यहाँ ज़्यादा खुश रहेंगे। अहद ने उनके कंधों के गिर्द बाजू फैलाकर बहुत प्यार से कहा।
جی نہیں، فیصلہ ہو چکا، اب جانا ہوگا آپ کو۔ فہد اسٹیل کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے دادی کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے وہ، یہ فیصلہ میں نے سالوں پہلے کیا تھا۔ اب کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر میں اپنے فیصلے کو کمزور نہیں پڑنے دوں گی۔ تم لوگ اپنی زندگی پوری آزادی اور خود مختاری کے ساتھ خود شروع کرو، ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کو ٹائم دو۔ جب تم لوگ سیٹل ہو گئے پھر اگر تم اپنی مرضی سے واپس آنا چاہو تو بے شک آ جانا، مگر ابھی تم لوگوں کا جانا ضروری ہے۔ مما کا انداز بے لچک اور مضبوط تھا۔ ہاں بالکل، ابھی جانا ضروری ہے۔ سن کوے، اب تو اڑنے والا ہے، اس انگنا کو سونا کرنے والا ہے۔ بن کوے کے او۔ فہد نے پلیٹ بجا بجا کر اپنی تان باندھی۔ یہ کوا کس کو کہا تم نے؟ احد نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ اب چڑیا تو نہیں کہہ سکتا تھا نا میں آپ کو، 6 فٹی چڑیا تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور ویسے بھی چڑیا مونس ہوتی ہے۔ مما اسے منع کر دیں، میں جاتے جاتے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ احد نے بے حد شرافت کے ساتھ ماں کے حضور مقدمہ پیش کیا تھا۔ فہد کی شوخیوں پر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ جیسے عظیم انسان کی ہوئی زیادتی بھی میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ آپ ایک مجاہد ہیں، مجاہد، ایک بہت بڑے مارکے کے مجاہد۔ اے مرد مجاہد بھاگ ذرا، اب وقت رخصت ہے آیا۔ فہد کی ہر بات کی تان کسی گانے پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ تم کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو فہد؟ بڑا بھائی ہے تمہارا، کچھ تو شرم کرو۔ دادی نے اسے شرم دلائی۔ دادی، یہ میری محبت کے اظہار کا طریقہ ہے اور بھائی کو پتہ ہے اس گھر میں ان کا سچا ہمدرد صرف میں ہی ہوں۔ ان کا ہر دکھ سکھ میں نے اپنے دل پر محسوس کیا ہے ہمیشہ۔ ان کے جذبات کی ترجمانی میں نے ہمیشہ اپنی خون دل سے لکھی ہوئی شاعری سے کی۔ خون دل سے لکھی ہوئی شاعری؟ اور بھائی، جن سنگرز کے گانوں کا تم بتنگڑ بناتے ہو نا، ان کے کبھی ہتھے چڑھ گئے تو انہوں نے تمہیں پکڑ کر چنڈے مارنی ہیں۔ احد کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ جی نہیں، انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھانا ہے مجھے۔ یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ میں ایسے بدذوق گھرانے میں پیدا ہو گیا جس میں فن اور فنکار کی کوئی قدر ہی نہیں۔ وہ اداکاری کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا اور دادی ہمیشہ اس کی حقیقت سے قریب ترین اداکاری کے جھانسے میں آ جاتی تھی۔ ارے عذرا، تمہارے اس بیٹے کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، پل میں کچھ پل میں کچھ۔ وہ واقعی پریشان ہوئی تھی۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ فہد کے پاس کسی بات کا جواب گانے کی صورت میں نہ ہو، ایسا ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ وہ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے میں واقعی کامیاب ہو گیا تھا۔ شام کو جب دعا اور احد رخصت ہوئے تو سب خوشگوار موڈ میں تھے۔ سب انہیں ان کے نئے فلیٹ میں چھوڑنے گئے تھے اور دیر تک وہاں بیٹھے رہے تھے۔ اگلے دن اتوار تھا اور سوموار سے انہوں نے آفس جوائن کرنا تھا۔ اتوار کا پورا دن ان دونوں نے اپنے کمرے سیٹ کرنے پر لگایا۔ 2 بیڈ رومز، ایک لیونگ روم اور کچن پر مشتمل وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، مگر اسلام آباد میں اچھی لوکیشن پر تھا اور ان کے آفس سے بھی قریب تھا۔ صبح چونکہ ان دونوں کو آفس جانا ہوتا اس لیے یہ طے پایا تھا کہ وہ دونوں اپنا اپنا ناشتہ خود اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ ڈنر بہرحال ایک دن دعا نے بنانا تھا اور ایک دن احد نے۔ احد نے ڈنر بنانے کی ذمہ داری لینے میں کافی پس و پیش سے کام لیا تھا۔ میں لڑکا ہوں، میں اچھا لگوں گا کوکنگ کرتے ہوئے۔ میں لڑکی ہو کے اپنی کسی چیز کے لیے نہ تم پر انحصار کر رہی ہوں نہ تمہارا احسان لے رہی ہوں، لیکن تم اگر لڑکے ہو کر بھی کھانا بنانے کے لیے مجھ پر انحصار کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سامنے بھی تو دعا عادل تھی۔ پتہ ہے مجھے، تم جو شاندار کھانا بناتی ہو، ایک بار پکوڑوں میں بیسن کی جگہ میتھی پاؤڈر ڈال دیا تھا، کڑوے زہر ہو گئے تھے۔ سوپ میں تم نے 2 بار کارن فلور کی جگہ بیکنگ سوڈا ڈالا ہے۔ تم پر انحصار کرنے سے بہتر ہے کہ میں فاقوں سے مر جاؤں۔ اور آج پہلے دن ہی اس کی آنکھ 7:30 بجے کھلی تھی، جبکہ 8 بجے اسے آفس میں موجود ہونا تھا۔ بستر پر سیدھا لیٹا وہ بے یقینی سے موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا جو ٹائم کا پتہ دے رہی تھی۔ کوئی 6 الارم اس نے لگائے تھے اور وہ سارے الارم وہ حسب عادت سوتے ہوئے ہی بند کر چکا تھا۔ اب اس کے پاس 20 منٹ تھے اور 20,000 کام۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ احد، میں تمہیں 2 بار آواز دے چکی ہوں، یہ تیسری بار ہے۔ اپنے رولز کے مطابق چوتھی بار میں تمہیں آواز نہیں دے سکتی۔ اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ۔ دروازے کے باہر سے اس کی آواز سنائی دی تو وہ ایک چھلانگ مار کر بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں غائب ہوا۔ دانت برش کرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ دعا سے کہہ دے کہ اپنے ساتھ وہ اس کے لیے بھی چائے بنا دے۔ چائے کے ساتھ وہ بریڈ کھا سکتا تھا ناشتے میں۔ گلے میں تولیہ اور منہ میں برش ڈالے وہ ایسے ہی کچن کی طرف بھاگا تھا جہاں وہ تیار کھڑی چائے کا پانی ہی رکھ رہی تھی۔ دعا یار، پلیز اپنے ساتھ میرے لیے بھی چائے بنا دو، میں لیٹ ہو گیا ہوں بہت۔ آئی ایم سوری احد، مجھے صرف 1 کپ چائے بنانا ہی آتی ہے، اس نے مڑے بغیر صفا چٹ جواب دیا۔ 1 کپ آتی ہے تو 2 کپ میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ میرا تجربہ کہتا ہے کہ چائے کے اجزاء اور ذائقے کے درمیان لینئر ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ برنر جلا کر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی تھی
और फिर उसके चेहरे के तासुरात तेज़ी से बदले थे। आहत, तुम वॉशरूम के स्लीपर पहनकर किचन में आ गए। जिंदगी में पहली बार उसने दुआ को नॉर्मल लड़कियों की तरह चीखते देखा था। हैं? हाँ, आ गया तो? पहले तो उसे खुद समझ नहीं आई, समझ आने पर भी उसने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। आहत, मैं बता रही हूँ, ऐसी गलीज़ हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसका अंदाज़ वार्न करने वाला था। तो फिर क्या करोगी? उसे सताकर उसे मज़ा आ रहा था। मैं उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ओह गॉड! अपना सर पकड़कर उसने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को पुरसकून किया। काफ़ी देर के बाद वो बोलने के काबिल हुई थी। देखो आहत, हम छोटे बच्चे तो नहीं हैं जो हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे दो बाशऊर इंसान हैं और हमें बाशऊर लोगों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। नहीं, मेरा मूड नहीं है अभी बाशऊर बनने का। मतलब? उसको खशमगी नज़रों से देखते हुए उसने लहजे को बज़ाहिर नॉर्मल ही रखने की कोशिश की। मतलब ये कि अगर तुम मुझे चाय दोगी तो मैं चला जाऊँ, वरना मैं वॉशरूम वाले स्लीपर पहनकर किचन के अंदर आ जाऊँगा। ठीक है, मैं बना दूँगी तुम्हारे लिए चाय। एक पुरसोच नज़र उस पर डालकर उसने बड़े सुकून से फैसला सुनाया। आहत फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वापस मुड़ गया था। 10 मिनट बाद जब वो तैयार होकर आया तो दुआ नाश्ता करने के बाद उसके ही इंतज़ार में खड़ी थी। तुमने भी ब्रेड ही खाई? तुम पराठा नहीं लेती थी नाश्ते में? टेबल पर ब्रेड देखकर उसे हैरत हुई थी। दुआ की यह वाहिद खूबी थी जिस पर उसे रश्क आता था कि वो जो भी खाए उसे लगता नहीं था, जबकि आहत का तो ये हाल था कि उसे तो हवा भी लगती थी। नहीं, पराठा बनाना मुझे सही से नहीं आता। तुम बैठो, मैं निकालती हूँ चाय, उसने बड़ी शराफत से जवाब दिया था। बड़े सुकून से बैठकर ब्रेड पर जैम लगाने लगा था। 1 मिनट के बाद उसके सामने चाय के कप के बजाय रूल बुक खुली थी जिस पर एक ताज़ा रूल ब्लू पेन से लिखा गया था। अगर कोई हठधर्मी दिखाकर दूसरे को ब्लैकमेल करेगा तो वो दूसरे बंदे को अगले पूरे हफ्ते का नाश्ता खिलाएगा। ये क्या बकवास है? उसने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखा जो अब चाय कप में डाल रही थी। ये नया रूल है, अगर चाय चाहिए तो पहले इस पर साइन करो, वरना। उसका वही पुरसकून अंदाज था। वरना क्या? उसने घूरा था उसे। वरना ये चाय मैं सिंक में गिरा दूंगी। चाय का कप लिया, अब वो सिंक के बिल्कुल साथ खड़ी थी। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने पड़ी किताब को, फिर अपने बाजू पर बंधी घड़ी को। टाइम कम था, वो दोबारा से अपने लिए चाय नहीं बना सकता था और सुबह चाय पिए बगैर उसका दिमाग नहीं चलता था। और आज तो था भी ऑफिस का पहला दिन। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे दुआ को भी इतनी ज़रा सी बात पर ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। 2 पेन, करता हूँ साइन। सामने टेबल पर पड़ा हुआ है पेन। पेन सामने ही था। उसने जैसे ही साइन किए, दुआ ने एक बार देखकर तसल्ली की और फिर किताब उठाकर उसकी जगह चाय का कप रख दिया। अल्लाह हाफिज़, मैं निकल रही हूँ। उसे एक खुशगवार मुस्कुराहट से नवाजती वो निकल गई थी। अल्लाह हाफिज़, आहत ने भी जवाबन इखलाक दिखाया। ब्रेड जैम लगाने के बाद उसने बाइट लिया और फिर चाय का घूंट भरा। ब्रेड आधी हलक में उतर चुकी थी और चाय अभी मुंह में थी जब जुबान पर मौजूद टेस्ट बड्स ने अपना काम दिखाया और उसके मुंह में शदीद किस्म की कड़वाहट घुल गई। वो फ़ौरन उठकर सिंक की तरफ भागा था। मुंह में जो मौजूद अशिया को उगलकर उसने चाय का कप सिंक में पटका था और फिर दोबारा वापस मुड़ा। बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें दुआ, पूरा पूरा हिसाब लूँगा। वो उसके तसव्वुर से मुखातिब था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उसके चेहरे पर एक रोशन मुस्कुराहट फैल गई थी। बड़ी शराफत के साथ उसने नाश्ता किया। बकिया ब्रेड और जैम फ्रिज में रखा, यहाँ तक कि कप भी धोकर रखा। दुआ ऑफिस में मुंतज़िर ही रही कि वो गुस्से में भरा उसके पास आएगा और उसे कोई धमकी देगा। 11:30 बजे उसका सब्र जवाब दे गया, बल्कि उसे खदशा हुआ कि एक प्याली में 6-7 चम्मच नमक, दूध और कोको पाउडर के मलगूबे ने कोई और ही असर ना दिखाया हो। सो वो उसके केबिन में चली आई। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर आई तो वो और लैला बड़ी संजीदगी से किसी बहस में मसरूफ़ थे। हाय, छोटा सा तो केबिन था, वो दरवाजे पर ही रुक गई। उसके अलावा लैला की मौजूदगी पर उसे थोड़ा ऑकवर्ड सा भी फील हुआ, न जाने क्यों। हाय, जवाब लैला ने ही दिया था, जबकि आहत ने नज़र उठाकर सवालिया नज़रों से देखा था। उसके चेहरे पर कोई गैर मामूली तासुरात नहीं थे जिस पर दुआ का हैरान होना बनता था। शादी मुबारक हो, लैला का निभा तुलासा अंदाज था। खैर, वो कभी उसकी दोस्त रही भी नहीं थी कि दुआ उससे किसी गर्म जोशी की तवक्का करती। शुक्रिया, मैं बस आहत से पूछने आई थी कि इसने नाश्ता सही से कर लिया था ना? पिलाकर उसने बराह रास्त पूछ लिया। हाँ, कर लिया था, थैंक्स फॉर दी टी, उसने बड़ी खुशदिली से जवाब दिया था, जिससे दुआ की हैरानी दो चंद हो गई थी। आहत से वो कभी तवक्का ही नहीं कर सकती थी कि वो इतनी बड़ी बात इतनी खामोशी से हज़म कर जाएगा। मेंशन नॉट, वैसे कैसी लगी तुम्हें चाय? ज़बरदस्त। ओके, चलती हूँ मैं, कहकर वो निकल आई, लेकिन उसका दिमाग मुसलसल उसे किसी गड़बड़ के सिग्नल दे रहा था। अच्छी तरह याद है मुझे, पत्ती की जगह कोको पाउडर ही डाला था और चीनी की जगह नमक। फिर ये इतनी बतीसियाँ क्यों निकाल रहा है? काफ़ी देर तक उसका दिमाग ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता रहा,
मगर फिर काम में मसरूफ़ होकर वो सब भूल भाल गई। शाम को वापसी पर वो नानी की तरफ चली गई। उसने पोर्च में जब गाड़ी खड़ी की तो आहत का बाइक वहाँ पहले से मौजूद था। रात को वो लोग डिनर के बाद लौटे। उनका फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर था, सो वो सीढ़ियाँ ही इस्तेमाल करते थे। इस वक्त भी वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे जब आहत ने बात शुरू की। मेरे माइंड में एक और पॉइंट है जो हमें अपनी रूल बुक में ऐड कर लेना चाहिए। वो क्या? वो ये कि अगर हम में से कोई दूसरे को खुलूस से गिफ्ट देता है तो दूसरा इनकार नहीं करेगा। क्या गिफ्ट देना चाहते हो तुम मुझे? दुआ ने उसे मुश्तबा नज़रों से देखा। तुम्हें लगता है कि मैं गिफ्ट दूंगा? क्या पता मैं कुछ लेना चाह रहा हूँ। उसका अंदाज़ कुछ पुरअसरार सा था। जो भी हो, दोनों सूरतों में नुकसान मेरा ही है, सो ये असूल मैं नहीं कबूल कर रही। दरवाज़ा खोलते हुए उसने साफ इनकार किया। अच्छा, मैंने तुम्हारे इतने सारे बेतुके असूल कबूल किए हैं और तुम मेरा एक असूल कबूल करने पर तैयार नहीं हो रही। आहत के अंदाज में शिकवे से ज़्यादा धमकी थी। मेरा कोई एक असूल भी बेतुका नहीं था, सब में हम दोनों का फ़ायदा था। अंदर दाखिल होते हुए उसका लहजा नरम पड़ा था। तो मेरे असूल में क्या नुकसान है किसी का? तुम्हारे इस असूल से मुझे खतरे की बू आ रही है। कैसा खतरा? तुम कोई गंदी मंदी चीज़ें दोगे मुझे या फिर मेरी किसी चीज़ पर तुम्हारी नज़र है? लिविंग रूम में मौजूद सोफे पर बैठते हुए उसने अपने खदशे का इजहार किया। ऐसा कौन सा कानून का ख़जाना है तुम्हारे पास जिस पर मेरी नज़र होगी? तुम मेरी एक ज़रा सी बात मानने पर तैयार नहीं हो और मुझ पर शक भी कर रही हो। ऐसी सूरत में तुम्हें सोचना चाहिए कि मुझे क्या मजबूरी है जो तुम्हारे असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं। उसके अंदाज में खुली धमकी थी। ये तुम बार बार मुझे ब्लैकमेल क्यों करते हो? तुम भूल रहे हो कि ब्लैकमेलिंग का कानून हमने आज सुबह ही बनाया है। मुझे बिल्कुल याद है वो कानून, लेकिन अगर मैं सिरे से तुम्हारी रूल बुक से ही इनकारी हो जाऊं तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिस दुआ। सीने पर हाथ बांधे उसके सामने खड़ा वो उसे जता रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा असूल मानने पर तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? मेरी शर्त यह है कि अगर तुम कभी रूल बुक से इनकारी हुए तो तुम्हारे सारे अकाउंट्स में जितनी भी रकम हुई उसमें से 50% मेरी। ठीक है। उसने बिला चूं चना इतनी बड़ी शर्त मान ली थी, जिस पर दुआ को वाकई हैरत हुई थी। वेट अ मिनट कहकर वो अपने कमरे में गई थी। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में ना सिर्फ रूल बुक थी बल्कि स्टैम्प पेपर भी था। क्योंकि ये तुम्हारी उम्र भर की कमाई का मामला है तो तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना होगा। आहत को इस बात की हैरत थी कि उसे उसके पास से स्टैम्प पेपर बरामद होने पर हैरत क्यों ना हुई। आई एम रेडी, सोफे पर बैठते हुए उसने सुकून से कहा। तुम स्टैम्प पेपर पर शर्त लिखो, मैं तब तक पापा और नासिर अंकल को ऑनलाइन लेती हूँ। किताब और स्टैम्प पेपर उसके सामने टेबल पर रखती वो सामने रखी कुर्सी पर बैठी थी। उनको क्यों ले रही हो ऑनलाइन? गवाही के लिए। इसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हारी उम्र भर की कमाई का मामला है, कोई मजाक थोड़ी है, कहकर वो फ़ोन में मसरूफ़ हुई थी। खैर, कोई ऐसा सीरियस मामला भी नहीं है। मेरे अकाउंट में सैलरी के सिवा होता ही क्या है? स्टैम्प पेपर पर लिखना शुरू करते हुए उसने हल्की सी आवाज़ में कहा था, जिसे दुआ ने सही से नहीं सुना था। अगले 15 मिनट के अंदर सारा मामला तय पा गया था। आहत ने कर्नल आदिल और डॉक्टर नासिर की मौजूदगी में स्टैम्प पेपर पर साइन किया और दुआ ने उसका रूल भी रूल बुक में शामिल कर लिया था। अगली सुबह जब दुआ तैयार होकर किचन में आई तो आहत नाश्ते की टेबल से जाए तैयार बैठा था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ बेहद फ्रेश थी। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। उसको जवाब देते हुए वो नाश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ी। नाश्ता बना लिया है मैंने, आओ बैठो और करो। मेरे लिए भी? दुआ को यकीन नहीं आया अपने कानों पर। हाँ, तुम्हारे लिए भी। अभी कल ही तो पेनल्टी पड़ी थी मुझ पर। तुम्हें ब्लैकमेल करने और हठ धर्मी दिखाने के जुर्म में पूरा हफ्ता मैं तुम्हें नाश्ता कराऊंगा। ओह हाँ, मेरे जहन से निकल ही गया था, कहकर वो कुर्सी खींचकर बैठी थी। यह लो गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट और चाय। उसके बैठते ही आहत ने एक प्लेट और कप उसकी तरफ सरकाया था। थैंक्स, कहकर उसने दोनों चीज़ें अपने आगे की थीं। बहुत डरते डरते उसने चाय का घोंट भरा। खिलाफ तवक्का चाय बहुत अच्छी थी। टोस्ट का बड़ा सा नवाला उसने बेफिक्री से लिया था और यही बेफिक्री उसे मरवा गई थी। उसमें बेतहाशा मिर्चें थीं। दुआ को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। पानी। आंसू भरी आंखों के साथ वो चिल्लाई थी। आहत ने बेहद शराफत के साथ पानी का ग्लास भरकर उसके सामने किया। पूरा ग्लास पानी पीकर वह कुछ नॉर्मल हुई थी। देखो दुआ, मैं सुबह 6:30 बजे से किचन में खड़ा हूँ। बेहद खलूस से मैंने तुम्हारे लिए टोस्ट बनाए हैं और हमने कल ही ये कानून पास किया है कि हम किसी का खलूस से दिया हुआ तोहफा ठुकराएंगे नहीं, और दूसरा रिस्क ज़ाया करने से भी गुनाह मिलता है। इसलिए 2 ही टोस्ट हैं, सब्र शुक्र करके खाओ। शाबाश, ये प्लेट खाली किए बगैर मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। चलो शुरू हो जाओ, गुड गर्ल। आहत का अंदाज मिठास से भरा हुआ था। लेकिन आहत, इसमें बहुत मिर्चें हैं। उसके अंदाज में बेहद मस्कीनियत थी। दुआ, जो चाय तुमने कल मुझे पिलाई थी उसमें भी बहुत नमक था। मैंने कोई शिकायत की? नहीं ना,
तो फिर तुम भी चुप करके खाओ, अच्छे बच्चों की तरह। आहत के अंदाज से ममता छलक छलक कर बह रही थी। देखो आहत, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था कल चाय पर, इसलिए कि कल तक हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं था। आज है, बल्कि दो दो कानून है। एक मेरी ब्लैकमेल करने वाली पेनल्टी और दूसरा तोहफे का। सो तुम्हें ये नाश्ता करना पड़ेगा। चलो शुरू करो। तुम्हारे पास चाय भी है और पानी भी, दोनों के साथ खाओ। इतनी भी कोई मिर्चें नहीं है। आहत, इसमें बहुत मिर्चें हैं और फ्रेंच टोस्ट में मिर्चें कौन डालता है, उसमें चीनी डलती है। प्लीज़, मैं ये नहीं खाऊंगी। उसने मदद तलब निगाहों से उसकी तरफ देखा। चाय में भी नमक की कान नहीं डाली जाती। खैर, एक टिप देता हूँ तुम्हें। ऐसा करो, टोस्ट के छोटे छोटे बाइट लो और चाय के बड़े बड़े घूंट, फिर इतनी मिर्चें नहीं लगेंगी। दुआ ने उसकी हदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। इससे वाकई अफाका हुआ था, लेकिन पहला स्लाइस ख़त्म होते ही चाय भी ख़त्म हो गई थी। आहत अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। चाय मैंने 2 ही कप बनाई थी, एक मैंने पी लिया और एक तुमने। बाकी तुम पानी के साथ खा सकती हो। खूंखार नज़रों से उसकी तरफ देखकर दुआ ने दूसरे स्लाइस का छोटा सा नवाला लिया। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी आहत नासिर। पहले तुम तो अदा कर लो अपनी ओवर स्मार्टनेस की कीमत, फिर मुझे धमकाना। उसके अंदाज में बेफिक्री ही बेफिक्री थी। कुछ नवाले मजीद लेने के बाद दुआ की आंखों से बाकायदा पानी जारी हो गया था। प्लीज़ आहत, मेरा पेट ख़राब हो जाएगा इतनी मिर्चें खाकर। इतना नमक पीकर मेरा बीपी हाई हुआ। देख लूँगी मैं तुम्हें, उसने फिर धमकाया। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर मिन्नत पर उतरना पड़ा। प्लीज़ आहत, अब दूसरा भी आधा हो गया है। बुरी बात दुआ, अपनी प्लेट खाली करते हैं। उसका अंदाज नासिहाना था। जवाबन वो उसे घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा चलो सही है, ठीक है, छोड़ दो, लेकिन बर्तन धो दो, अपने और मेरे दोनों। एक तेज़ नज़र उस पर डालकर वो उठी थी और टेबल से बर्तन उठाना शुरू कर दिए थे। देखो दुआ, नाराज़ क्यों हो रही हो? मैंने जो भी किया है तुम्हारी बेहतरी के लिए किया है। वो सारा किचन समेटने के बाद बाहर निकली थी। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी जब वो उसके बराबर चलने लगा। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि तुम पूरा नाश्ता करके जाओ। अब यहाँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो ना। तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? अब खाली पेट मैं तुम्हें थोड़ी जाने दे सकता था। डोंट वरी आहत, तुम भी यहाँ सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी हो। तुम्हारा ख्याल भी मैं बहुत अच्छे से रखूँगी। उसी के अंदाज में जवाब देकर वो पार्किंग की तरफ बढ़ी थी। लेकिन सारा दिन वो इतना बिजी रही कि कोई मंसूबा बना ही नहीं सकी। अगले दिन वो सुबह नाश्ते की टेबल पर गई तो एक बार फिर वो पहले से तैयार बैठा हुआ था। आज पैनकेक्स हैं। उसके किचन में दाखिल होते ही उसने मुस्कुराते हुए इतला दी। देखो आहत, मैं तुम्हें पेनल्टी से आज़ाद करती हूँ, लेकिन मैं तो आज़ाद नहीं होना चाहता। हम ये रूल ख़त्म कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग और हठ धर्मी पर 1 हफ्ते तक नाश्ता कराने वाला। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे कोई मसला नहीं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने पर, लेकिन मुझे मसला है, और हमने ये तय किया था कि ऐसे असूल बनाएंगे जिनसे हम दोनों को फ़ायदा हो। चलो ठीक है, अगर पेनल्टी वाला असूल हम ख़त्म कर भी देते हैं तो मैं तुम्हें हर सुबह गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। कितने रिश्ते हैं मेरे तुम्हारे साथ। तुम मेरी कज़न हो, दोस्त हो, बीवी हो, कलीग हो। मैं सुबह शाम तुम्हें एक तोहफ़ा दूँ तब भी वो इतने रिश्तों के निभाने के लिए कम है। आहत, पैन केक्स नहीं खाऊंगी मैं, कहकर वो कैबिनेट की तरफ बढ़ी थी। तुम्हें खाने पड़ेंगे दुआ, मैंने इतनी मेहनत, मोहब्बत और खलूस से बनाए हैं। आहत ने उठकर उसे कंधों से पकड़कर बेहद एहतराम के साथ कुर्सी पर बिठाया। फिर 1 कप चाय और 2 पैनकेक्स वाली प्लेट उसके सामने रखी। आहत, उसने बेबसी से उसकी तरफ देखा। अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते दुआ, और तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो। चलो शाबाश, नाश्ता ख़त्म करो अपना। वही ममता से चोर लहजा। दुआ ने उसे तेज़ नज़र डालकर कांटे की मदद से पैनकेक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला। काफ़ी देर तक वो उसे मुंह में घुमाती रही। वो तवक्का कर रही थी कि इसमें या बहुत नमक होगा या मिर्चें होंगी या कोई बहुत खट्टा या कड़वा होगा, लेकिन खिलाफ़े तवक्का उसमें कोई जायका ना था, बल्कि कोई ज़रा सा भी जायका ना था। यहाँ तक कि नमक की एक चुटकी भी नहीं थी और ना ही चीनी या किसी दूसरे मीठे का कोई ज़र्रा। मुझे लगा इतनी मिर्चों वाले टोस्ट खाकर तुम्हारा पेट ना ख़राब हो गया हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सादा से पैनकेक्स बनाए हैं, बहुत मोहब्बत और अपनाइयत से। वो उसके साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठा था। दुआ ने कुछ भी कहे बगैर खुद पर जब्त करके चाय के साथ वो खाने शुरू कर दिए, मगर चाय ख़त्म होते ही उसका जब्त भी ख़त्म हो गया। बस आहत, और नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नाश्ता किए बगैर उठने नहीं दे सकता। वो उठने लगी थी जब आहत ने बाजू से पकड़कर उसे बिठाया। चलो बैठो और अपना नाश्ता मुकम्मल करोगे। तुम पछताओगे आहत, तुम्हारी ये बेबसी देखने के लिए मैं जान तक दे सकता हूँ। बेफिक्र रहो, जान नहीं लूँगी। उसने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। शाम को वो कभी भी डायरेक्ट घर नहीं आता था। ऑफिस के बाद वो अक्सर जिम जाता था, फिर या तो अपने पेरेंट्स की तरफ या किसी दोस्त की तरफ चला जाता था। डिनर के बाद ही वो फ्लैट में वापस आता था
और फिर या तो टीवी पर या मोबाइल पर 2-3 घंटे गुजार कर सोता था। उस दिन भी वो जिम से निकलकर एक दोस्त के साथ चला गया था और एक ज़बरदस्त डिनर करने के बाद 10:30 बजे घर में दाखिल हुआ था। पापा ने गालबन डिनर बाहर से ऑर्डर करवाया था और इस वक्त वो लिविंग रूम में लैपटॉप गोद में लिए फ्लोर कुशन्स पर बैठी हुई थी, जबकि उसके पास ड्रिंक की खाली बोतल और बर्गर का खाली लिफाफा पड़ा हुआ था। उसे हाई करता हुआ अपने बेडरूम में घुस गया था। चेंज करने के बाद उसने टीवी लगा लिया था। कोई मैच आ रहा था, फुटबॉल का। रिमोट हाथ में लिए वो बेड पर गिरा था। फिर शायद वो कहीं मैच देखते देखते ही सो गया था। 12:30 हो गए थे, मगर उसके कमरे से टीवी की चलने की आवाज़ें अभी तक आ रही थी। इसने सोना नहीं आज। दुआ जो उसके सोने के इंतज़ार में लिविंग रूम में बैठी हुई थी, शदीद थक चुकी थी और अब मुश्किल आंखें खोलकर रखे हुए थी। कर क्या रहा है आखिर ये? उसका सब्र जवाब दे गया तो वो उठकर उसके कमरे की तरफ आ गई। बहुत आहिस्ता से उसने दरवाज़ा खोला था। टीवी और लाइट दोनों ऑन थे और वो बेड पर बेसुध पड़ा सो रहा था। दुआ ने जूते वहीं दरवाजे पर उतारे और दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसके सिरहाने खड़े होकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसका फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा होना चाहिए था, मगर नहीं था। उसने कमरे में इधर उधर देखा। सेंट्रल टेबल पर पड़ा था उसका फ़ोन। उसने बेहद एहतियात से फ़ोन उठाया तो फ़ोन बेड से इतनी दूर इसलिए रखा हुआ है कि अलार्म की आवाज़ पर बेड से उठना पड़े। उसका इरादा उसके अलार्म बंद करने का था, मगर फ़ोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। कितनी स्टूपिड हूँ मैं। ये क्यों नहीं सोचा मैंने कि इतना शरीफ तो ये है नहीं कि फ़ोन पासवर्ड के बगैर रखे। खुद को कोसते हुए उसने फ़ोन अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया और दबे पाँव ही बाहर की जानिब बढ़ी। बाहर निकलने से पहले उसने लाइट और टीवी बंद कर दिया था। गुड नाइट अहद, हैव अ लॉन्ग एंड डीप स्लीप कहकर उसने दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया और जूते पहनकर अपने कमरे में आ गई थी। सुबह जब वो उठकर गई किचन में तो किचन खाली था और उसे खाली ही होना था, क्योंकि अहद का फ़ोन उसके हाथ में था और उसके सारे अलार्म बज कर बंद हो चुके थे। नहायत सुकून से उसने चाय बनाई, सैंडविच बनाए और इत्मीनान से नाश्ता किया। अपने बर्तन धोकर जब वो किचन से निकल रही थी तब 7:45 हो रहे थे। उसने अहद का फ़ोन किचन टेबल पर ही छोड़ा और ऑफिस के लिए निकल आई। 9:30 बजे उसने अहद के केबिन में झांका, वो खाली था। वो उसके केबिन का दरवाज़ा बंद करके निकल रही थी जब अहद के बॉस से उसका सामना हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने खुश अखलाकी से उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अहद नहीं आया आज अभी तक? जी सर, वो कह रहा था कि आज लेट आएगा। लेट आएगा? हद है, उसने ऑफिस में क्यों नहीं बताया? इतनी ज़रूरी मीटिंग थी 9 बजे। उनके अंदाज में नाराज़गी सी जागी थी। खैरियत तो है ना सब? वैसे ठीक है वो? एकदम उन्हें तशवीश भी हुई। जी सर, बिल्कुल ठीक। अभी उसका जुमला उसके मुंह में ही था जब वो उसे सामने से आता हुआ नजर आया। वो सीधा उनकी तरफ ही आया था। सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी तो मैं सुबह उठ नहीं पाया। अभी अभी मेडिसिन लेकर आया हूँ। मीटिंग स्टार्ट तो नहीं हुई ना अभी, लेकिन आपकी मिसेस तो बता रही थी कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सर, इन्हें कैसे पता होगा मेरी तबीयत का? मेरा मतलब ये तो अपने मैके में थी। उसने एक तेज़ नज़र दुआ पर डालकर बमुश्किल बात बनाई। मैके में? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो दुआ आपकी कज़न थी और आप दोनों एक ही घर में रहते थे। जी, लेकिन शादी के बाद हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। सर, वो मीटिंग का क्या हुआ? ओह दैट्स गुड। और मीटिंग? हाँ चलो शुरू करते हैं, कहते हुए वो लोग आगे बढ़ गए जबकि दुआ अपने डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। अगली रात जब वो उसका फ़ोन चुराने उसके कमरे में गई तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। सुबह वो 5 बजे उठी थी और उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। 7 बजे तक उसके फ़ोन पर अहद की कोई 10 कॉल्स आ चुकी थीं, जिन्हें वो मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। 7:15 पर जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो वो अंदर से दरवाज़ा बुरी तरह पीट रहा था। दरवाज़ा खोलो दुआ, मैं लेट हो रहा हूँ। दरवाज़ा मैं 7:30 के बाद खोलूँगी जब तक तुम तैयार हो जाओ। 7:30 से 7:45 तक तुम नाश्ता कर लेना और 7:45 बजे निकलोगे घर से तो 8 बजे पहुँच जाओगे, लेट नहीं होगे। दुआ, तुम ये अच्छा नहीं कर रही। जो तुमने 2 दिन मेरे साथ किया था वो भी अच्छा नहीं था। और हाँ प्लीज़ मुझे कॉल नहीं करना अब, वरना मुझे तुम्हारा नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा। भाड़ में जाओ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। देख लेंगे, अभी तो तुम खुद मेरे कब्जे में हो, कहकर वो किचन में चली आई थी। उबले हुए अंडे और दूध का नाश्ता करते हुए उसे नानी और पराठे इकट्ठे याद आए। अगर इस आहत का ख़तरा ना हो तो मैं ज़रा पराठे बनाने की कोशिश खुद करूं। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से बन ही जाएगा। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। 7:33 पर उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला था। वो तैयार बैठा टीवी देख रहा था। गुड मॉर्निंग। दुआ ने एक खुशगवार मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। एक तेज़ नज़र उस पर डालकर वो दोबारा टीवी की जानिब मतवज्जा हो गया था, जबकि दुआ भी बाहर निकल आई थी। वीकेंड उन लोगों ने डॉक्टर नासिर के घर गुजारा था। इतवार की शाम वो डिनर के बाद वापस लौटे थे। अगली सुबह जब दुआ तैयार होकर किचन में आई तो अहद एक बार फिर नाश्ता तैयार किए बैठा था।
आहद 1 हफ्ता हो गया है। नहीं, पिछले पीर को मुझ पर पेनल्टी पड़ी थी और मंगल से मैंने तुम्हें नाश्ता करवाना शुरू किया था और आज पीर है, आज हफ्ता पूरा होगा। ऐसा है आहद, मेरा आज नाश्ते का मूड ही नहीं है, मैं आज नाश्ता नहीं करूँगी। सोच लो, मैं पराठे लाया हूँ बाहर से। पराठे? एक लम्हे को उसका ईमान डगमगाया था, मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया था। लाए हो, लाने के बाद तुमने कोई तकरीबकारी तो की ही होगी। मेरा मूड वैसे भी नहीं है आज नाश्ते का, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो दरवाजे से ही पलटी थी जब आहद उठकर उसके पीछे भागा था। कैसे मूड नहीं है तुम्हारा? इतनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, चलो बैठो, खाली पेट नहीं जाने दूंगा मैं। वो उसे बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती टेबल तक लाया था। आहद, खाली पेट नहीं जाते सुबह दुआ, कहते हुए उसने पराठा और चाय का कप उसके सामने रखा था। आहद, ये बदतमीज़ी है, वो संजीदा हुई थी। नहीं दुआ, ये असूल है। उसका अंदाज भी उतना ही संजीदा था। चलो शुरू करो नाश्ता। दुआ ने जैसे ही नवाला तोड़ा था, पराठे के अंदर से नमक और मिर्चों की तह नज़र आने लगी थी। ये क्या है? नवाला वापस प्लेट में रखकर उसने पराठे की ऊपर वाली तह उठाई। वो पूरी की पूरी उसके हाथ में आ गई थी। उसके नीचे नमक और मिर्चों की एक बाकायदा तह थी और फिर पराठे की नीचे वाली तह। पूरा पराठा खाने को नहीं कहूँगा, मगर 1 कप चाय के साथ जितना खा सकती हो उतना तो खाओ। उसने छोटे छोटे निवाले तोड़े, फिर उनमें से नमक और मिर्चों की तह को झटका। ये चीटिंग कर रही हो तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओ। जवाबन उसने भी आंखें दिखाईं। अच्छा चलो खा लो ऐसे ही, तुम भी क्या याद करोगी। वैसे पता है, मैं सोचा करता था कि तुम्हारे साथ शादी के बाद ज़िंदगी बहुत बोर गुजरेगी, लेकिन मैं गलत था। इतना फ़न, इतना एडवेंचर किसी और लड़की के साथ नहीं हो सकता था। वो मुसलसल बोल रहा था और दुआ उसे नज़रअंदाज करते हुए बेहद मेहनत के साथ पराठा खा रही थी। हैरत अंगेज़ तौर पर उसने पूरा पराठा खा लिया था। वेरी गुड, तुम तो बड़ी अच्छी और ताबेदार बच्ची बन गई हो, आहद ने सराहा था उसे। देखो आहद, बहुत हो गया ये सारा ड्रामा, अब मज़ीद मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मत भूलो कि ये जो कुछ भी हुआ इसका आगाज़ तुमने किया था, चाय के नाम पर मुझे एक गंदा सा मिक्सचर पिलाकर, और फिर जब मैंने अपनी कार्रवाई शुरू की तो भी तुमने मेरा फ़ोन चुराकर और मुझे कमरे में लॉक करके बेईमानी की, लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। तुम्हें सिर्फ 3 दिन मेरा नाश्ता करना पड़ा और इतनी नाराज़ हो रही हो। तुम्हें नहीं लगता दुआ कि तुम्हारे अंदर सब्र और बर्दाश्त की शदीद कमी है? तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम मेरी कमियों के बजाय अपनी कमियों और कोताहियों पर तवज्जो दो। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, अगर इसकी ज़रा सी भिनक तुम्हारे वालिद साहब को पड़ गई तो तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। दुआ के अंदाज में धमकी थी। एक तरफ तो आकिल, बालिग और बाशऊर होने का दावा करती हो और दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों की शिकायत मेरे पेरेंट्स को लगाती हो। क्या खुला तजाद नहीं है? जो मर्ज़ी समझो तुम, मगर मैं ये कर सकती हूँ, ये मत भूलना। कहते हुए वो उठ गई थी। अगली सुबह वो नाश्ता करके फारिग भी हो गया था, मगर दुआ का कोई नाम निशान नहीं था। उसका हैरान होना बनता था, क्योंकि वो छुट्टी कभी नहीं करती थी और इतनी जल्दी वो ऑफिस जा नहीं सकती थी। उसका दिल किया कि उसके कमरे में जाकर वो एक बार देख ले, लेकिन फिर उसे लगा कि ये उसकी कोई चाल हो सकती है। सो अपनी नरमी और रहमदिली के जज्बात को थपक कर सुलाते वो फ्लैट से निकल आया। नीचे पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी थी। इसका मतलब है कि वो घर पर ही है, लेकिन ऑफिस क्यों नहीं जा रही। बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करने के बजाय उसने जेब से फ़ोन निकाला और दुआ का नंबर मिलाया। कई बेल्स जाने के बाद उसकी कॉल रिसीव हुई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ खिलाफ़े मामूल काफ़ी बुझी हुई सी थी। वालेकुम अस्सलाम, तुम किधर हो? अपने कमरे में। ऑफिस नहीं जाना? नहीं। क्यों? मेरी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ है? मेरा पेट डिस्टर्ब है। तुमने कल वो मिर्चों वाला पराठा खिलाया था ना? उसकी आवाज़ मुरझाई हुई सी थी। ये तुम सच कह रही हो या कोई प्लानिंग है तुम्हारी? प्लानिंग है मेरी, नहायत जले हुए अंदाज में कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। काफ़ी देर वो वहीं बैठा गौर खोज करता रहा कि वो वाकई बीमार है कि ड्रामा कर रही है, लेकिन पिछले वाक़यात की रोशनी में उसका दिमाग किसी भी फैसला को नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहा। बिल आखिर उसने बाइक स्टार्ट की और ऑफिस की राह ली। वो वाकई ऑफिस नहीं आई थी। उसने 10 बजे के करीब उसे कॉल की, मगर उसने उसकी कॉल ही काट दी। उसने मम्मा को कॉल की। उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि दुआ ने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर दादी को कॉल की। वो भी दुआ की बीमारी से लाइलम महसूस हुई। उसे वाकई एहसास नदामत हुआ और इसी एहसास के तहत वो हाफ लीव लेकर आ गया था। वो उसे लिविंग रूम में ही बैठी नज़र आ गई थी। सोफे पर नीम दराज वो अपने फ़ोन में बिज़ी थी। उस पर एक नज़र डालकर दोबारा फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई थी। आहद आकर उसके सामने टेबल पर बैठा था। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? उसने बहुत नरमी से पूछा था। जैसी भी हो, तुम्हें क्या? फ़ोन से नज़र उठाकर उसे एक घूरी से नवाजा था। कुछ खाया तुमने? जवाबन उसने उसे जिन नज़रों से देखा वो वाकई शर्मिंदा हो गया था।
आई एम सॉरी यार, वो सिर्फ एक शरारत थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पेट वाकई में ख़राब हो जाएगा। अब फजूल ड्रामे नहीं करो। वो उसे संजीदगी से लेने के मूड में नज़र नहीं आ रही थी। ड्रामा नहीं है यार, आई सीरियसली फील सॉरी। तुम्हारे सॉरी फील करने से मेरी उस तकलीफ़ का अजाला हो जाएगा जिससे मैं कल से गुजर रही हूँ। फ़ोन साइड पर रखकर वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। अजाला? अच्छा वेट करो। ये कहकर वो उठ गया था। 5 मिनट बाद वो एक कप लिए वापस आया था। ये लो। अब इसमें क्या है? दुआ ने खौफजदा नज़रों से कप की तरफ देखा था। इसबगोल है। मैं इसबगोल नहीं खाती। ये तुम्हें खाना पड़ेगा दुआ। किस खुशी में? क्योंकि मुझे अपनी गलती का अजाला करना है। मैंने जो सारा गंद पहले खाया था वो सिर्फ अपने असूलों की खातिर खाया था। अब तो मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते अहद नासिर। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मगर ब्लैकमेल कर सकता हूँ। नानी और मम्मा को काल पर लेकर, और फिर इस ब्लैकमेलिंग के जुर्म में तुम्हें अगला हफ्ता फिर मेरे हाथ का नाश्ता करना पड़ेगा। अहद, उसने बेयकीनी से उसे देखा। मेरे ज़मीर पर बहुत बोझ है। मेरी वजह से तुम कल से तकलीफ़ में हो। अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये इसबगोल खाओ या फिर अगला पूरा हफ्ता मेरे हाथ का नाश्ता खाने के लिए तैयार हो जाओ। पहाड़ में जाओ। चला जाऊँगा मगर पहले तुम मेरे ज़मीर का बोझ हल्का कर दो। उसने इसबगोल का कप उसकी तरफ बढ़ाया। दुआ ने ना चाहते हुए भी वो थाम लिया। कप उसे देने के बाद उसने खड़े खड़े ही काल मिलाई थी किसी को। हाँ यार अब्दुल्ला, तुम्हारे वो हकीम साहब कैसे हैं? उनसे होती है मुलाकात तुम्हारी? यार अब जाओ उनसे मिलने, तो 2 किलो हाजमे का कोई अच्छा सा चूरन ले आना। मैं कोई गंद नहीं खाऊंगी अब अहद। वो इसबगोल छोड़कर उठ खड़ी हुई। तुम्हारे लिए नहीं मंगवा रहा, तभी अंदाज में कहते हुए उसने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। हाँ ठीक है, ज़रा जल्दी करना यार। सही, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन पर बात करता हुआ ही वो अपने कमरे में चला गया था। दुआ भी कुछ देर के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई थी और एक किताब लेकर बैठ गई थी। डोरबेल की आवाज़ पर वो चौंकी थी। उन दोनों के पास तो चाबियां थी और मेहमान कोई कभी आया नहीं था उसके यहाँ, सो वो किताब छोड़कर बाहर आ गई थी। सामने नानी और फाहद थे। मैं तो यहाँ करीब अपनी एक जानने वाली से मिलने आई थी, सोचा तुम लोगों को भी देखती चलूँ। फाहद कह रहा था कि अभी तुम दोनों दफ्तर में हो गए। मैंने कहा कि देख लेते हैं एक बार। अब इतने करीब से आकर तुम लोगों से मिले बगैर जाने को दिल नहीं कर रहा था। नानी ने हस्बे आदत अंदर दाखिल होते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया था। वो बेसाख्ता जाकर उनके गले लगी थी। हम भी पड़े हैं राहों में, हमसे भी मिल ले कोई। फ़हद ज़बरदस्ती अहद के साथ लटका था जो दरवाज़ा बंद कर रहा था। हटो पीछे, फ़हद ने उसे झटका था। ये सलूक करते हैं मेहमानों के साथ, ये तरबियत की थी हमने आपकी। फ़हद जज्बाती हुआ था। आ जाओ इधर बैठो। दुआ उसे बाजू से पकड़कर सोफ़े की तरफ लाई। स्कूल नहीं गए तुम आज? नहीं गया तो ही यहाँ नज़र आ रहा हूँ ना। सोफ़े पर गिरते हुए उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया था। दुआ भी उसके बराबर बैठी थी। दादी आप इसके साथ कैसे आईं? मुझे कॉल कर देती, मैं ऑफिस से आते हुए आपको ले आता। अहद उन्हें बिठाते हुए उनके साथ बैठा था। सोचा तो था कि तुम्हें ही फ़ोन करूँगी, मगर ये आज सुबह से मुंह उठाए ऐसे ही फिर रहा था। मैं भी फारिग थी, सोचा इसी के साथ चली जाती हूँ। सो इसने गाड़ी कराई फ़ोन से और हम आ गए। यानी अब मेरे मुंह उठाकर फिरने पर भी एतराज़ है? प्यारी दादी जान, मेरे सर और धड़ के दरमियान फिक्स्ड कनेक्शन है, कोई पेच नहीं लगे हुए कि मैं फिरने से पहले एक पेचकस लेकर पेच खोलूं और सर उतारकर अलमारी में रखने के बाद फिरूं। फ़हद ने अपनी मजबूरी बयान की। एक तो ये लड़का बिल्कुल ही दीवाना है, पता नहीं क्या अनाप शनाप बकता रहता है। दादी उससे वाकई तंग थी। अहद और दुआ की शादी के बाद अक्सर वो शिज़ा का और उनका ही सर खाता था। एक हमें दीवाना कहना कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। फ़हद ने दर्दनाक आवाज़ में ऊंचा सुर लगाया था। चुप करो, ये ना हो कि सारे आस पड़ोस वाले तुम्हारी इस मातमी चिंगाड़ पर जमा हो जाएं। अहद ने हस्बे आदत उसे लताड़ा था। मेरी तो समझ नहीं आती कि ये लड़का किस पर चला गया है। हमारी 7 नस्लों में किसी ने ये मिरासियों वाली हरकतें नहीं की। दादी ने भी लान तान में अपना हिस्सा डाला था। ये जो आप लोग एक अजीम फ़नकार की बेहुरमती कर रहे हैं ना, एक दिन सर पकड़ कर रोएंगे। फ़हद का अंदाज बेहद दर्द भरा था। हाय क्या ज़माना आ गया है, फ़न की और फ़नकार की कोई कदर ही नहीं रही। और दादी जान, आप दिन रात मैं आपकी खिदमत में खड़ा रहता हूँ, आपका दिल बहलाता हूँ, आपके हज़ारों काम करता हूँ, और आपने नवासी और दामाद को देखते ही नज़रें बदल लीं। बहुत ही कोई बेवफा हैं आप कसम से। अरे ओ बेमुरवत, अरे ओ बेवफा, बता दे क्या यही है वफ़ाओं का सिला? देखो इसे ज़रा कोई शर्म कोई हया है इस लौंडे में? कैसे छेड़ रहा है मुझ बुढ़िया को। तुम्हारे दादा जिंदा होते ना तो फिर तुम देखते क्या हाल करते वो तुम्हारा। उनकी बात पर फ़हद का तो कहकहा फूटा ही था। अहद और दुआ भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। कोई नहीं दादी, मैं आपकी खातिर दादा से धुलाई करवा लेता।
آپ کی خاطر تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ تم ہی تو ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں۔ فہد کے پاس ہر موقع کی مناسبت سے گانا موجود ہوتا تھا۔ ٹھہر جاؤ ذرا تم، دادی نے وہیں سے جوتے کا نشانہ لگایا تھا جس سے فہد نے بروقت جھک کر اپنا بچاؤ کیا تھا۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کو، بجائے اس کے کان کھینچے اس شیطان کے کیسے دانت نکال رہی ہے۔ سامنے بیٹھی ہوئی دعا کی ہنسی انہیں کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی تھی۔ بہت ہی ظالم ہیں آپ، خود دل کھینچ رہی ہیں اور نواسی سے کان کھنچوا رہی ہیں، لیکن میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا، اس چاہت میں مر جاؤں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ فہد، احد نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے اسے تنبیہی انداز میں پکارا۔ دادی مجھے تو آپ اتنے لیکچر دے رہی ہیں، لیکن نواسی کو آپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ اتنی دیر سے ہم آئے بیٹھے ہیں اور انہوں نے ابھی تک چائے پانی کا نہیں پوچھا۔ اس نے بالکل زنانہ انداز میں طعنہ مارا تھا۔ تم کہاں کے مہمان ہو جو تم سے پوچھوں؟ دعا نے بھی فوراً جواب دیا تھا۔ کیوں نہیں مہمان، خاص الخاص مہمان ہوں، آپ کا اکلوتا دیور ہوں، سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے؟ فہد نے رعب جمانے کی کوشش کی تھی۔ اکلوتے دیور کی گھر میں کیا اوقات ہے، میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ دعا نے آرام سے اس کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ نانی آپ کے لیے چائے لاؤں؟ یہ کون سا ٹائم ہے چائے کا، پانی لا دو ایک گلاس۔ اچھا لائی، کہہ کر وہ اٹھ گئی تھی۔ کچن اچھا خاصا پھیلا ہوا تھا، احد نے کچھ پکایا تھا شاید۔ اب اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کوفت سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تھا، اس میں کھچڑی تھی۔ دعا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ احد نے میرے لیے پکائی ہے؟ دل میں ایک دم کچھ الگ سے نرم گرم جذبات نے جنم لیا تھا، لیکن دماغ نے فوراً سرخ بتی بجائی تھی۔ وہ شخص قابل بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے چمچ لے کر ہانڈی سے ہی نوالا لیا۔ وہ ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوسری چمچ نکال کر دوسرا نوالا لیا۔ وہ ابھی نوالا منہ میں رکھ ہی رہی تھی جب وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ اوہ، تو تمہیں ہانڈیاں چاٹنے کی عادت ہے؟ تبھی تو میں سوچ رہا تھا ہماری شادی میں اچانک اتنی شدید بارش کیوں ہوئی؟ یہ تم نے بنائی ہے؟ دعا نے اس کے طنز کو صاف نظر انداز کیا تھا۔ نہیں، جن بھی ہوتے ہیں یہاں، وہ بنا گئے تھے۔ فریج سے پانی نکالتے ہوئے وہ اپنے مخصوص انداز میں بات کر رہا تھا۔ میرے لیے؟ چمچ سنک میں رکھ کر وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ نہیں، بتایا تو ہے کہ میرے قبضے میں جن ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں پہلے مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے سوچا کہ انہیں کچھ ایسا کھلایا جائے کہ پھر ادھر کا رخ نہ کریں۔ گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اور پہلی بار دعا کو وہ اپنی تمام تر غیر سنجیدگی کے ساتھ اچھا لگا تھا۔ مطلب وہ اس کے لیے چھٹی لے کر آیا تھا، اس نے اس کے لیے کھانا بنایا تھا۔ اپنی تمام تر لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کے باوجود اس نے اس کی پرواہ کی تھی۔ اس کے پرواہ کرنے پر اسے خوشی ہوئی تھی، ایک غیر متوقع خوشی جو یکدم آپ کا موڈ بدل کر رکھ دے۔ وہ پانی کا گلاس لے کر جا چکا تھا اور وہ کتنی دیر تک وہیں کچن میں کھڑی اپنے محسوسات پر غور کرتی رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ باہر نکلی تھی۔ فہد نے اسے دیکھتے ہی پوائنٹ مارا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کنواں کھود کر پانی نکالنے چلی گئی ہیں۔ دعا نے اس کا طنز نظر انداز کر دیا تھا۔ نانی آپ کیا لیں گی کھانے میں؟ میں سوچ رہی ہوں کڑاہی آرڈر کر لوں۔ ہے کہ تم ابھی تک آرڈروں پر ہی گزارا کر رہی ہو؟ کچن نہیں سنبھالا تم نے؟ پانی کا خالی گلاس سامنے پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے اسے خشمگی نظروں سے گھورا تھا۔ نہیں نہیں، کھانا گھر میں ہی بناتے ہیں ہم۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہم نے کھچڑی بنائی ہے، اس نے فوراً صفائی دی تھی۔ ارے ہاں، وہی میں سوچ رہی تھی کہ تم لوگ دفتر کیوں نہیں گئے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یکدم ان کے انداز میں فکر مندی جاگی تھی۔ کچھ نہیں نانی، بس تھوڑا سا پیٹ ڈسٹرب ہو گیا تھا، اس نے سرسری سے انداز میں ذکر کیا۔ احد کی نظر اس کی طرف اٹھی تھی، وہ توقع کر رہا تھا کہ وہ اس کی شکایت لگائے گی۔ کھایا ہوگا نا کچھ الٹا سیدھا، خیال کیوں نہیں رکھتی تم اپنا؟ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے نانی، ٹھیک ہوں میں، آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گی؟ ٹھیک ہوتی تو دفتر سے چھٹی کبھی نہ کرتی۔ خیر جو بھی پکا ہے وہی کھا لوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم لوگ پہلی بار آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں کھچڑی کھلائیں گے؟ فہد کو اعتراض ہوا تھا۔ تمہیں کسی دعوت میں نہیں انوائٹ کیا تھا ہم نے۔ احد کے انداز میں کافی بے مروتی تھی۔ بھائی آپ نے تو نام ہی ڈبویا ہے ہمارا، تربیت کو تو چھوڑیں، لیکن کیا حسن اخلاق، مہمان نوازی اور صلہ رحمی کے چیپٹرز بھی آپ کی اسلامیات کی کتاب میں نہیں تھے؟ اسی نوک جھونک میں کھانا کھایا گیا تھا۔ نانی واقعی پریشان ہو گئی تھی، وہ دعا کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس نے بمشکل ان کی تسلی کرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اب بالکل، صبح آفس بھی جانا ہے مجھے، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ابھی۔ نہیں تم خیال نہیں رکھو گی اپنا، پھر کچھ الٹا سیدھا کھا کر طبیعت خراب کر لو گی زیادہ۔ دادی بے فکر رہیں، میں ہوں نا، نہیں کھانے دوں گا کچھ الٹا سیدھا۔ احد کی یقین دہانی پر انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی۔ واپسی پر احد انہیں ڈراپ کرنے کے لیے تیار ہوا تو فہد نے شور مچا دیا۔ ہم لوگ خود جائیں گے جیسے آئے تھے، آپ کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہیں؟
जब मैं फ्री ही हूँ तो क्या ज़रूरत है ख्वामखा टैक्सियों के धक्के खाने की, मैं छोड़ आता हूँ। आहद ने उसके मस्खरेपन को नज़रअंदाज किया था। आप अपनी बेगम की तीमारदारी करें, ये ना हो फिर आप पर कोई दफ़ा लग जाए। वैसे अभी तक कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं आपकी। मैं तो काफ़ी अरसे से तीसरी जंग अजीम का मुंतज़िर था, मगर आप लोगों ने काफ़ी मायूस किया है मुझे। फ़हद का अंदाज़ चस्के लेने वाला था। तुम्हें क्यों लगा कि हम लड़ेंगे? हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। दुआ ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा। ये लड़का सारे काम फप्पे कुटनियों वाले करता है। अरे मेरी तो समझ में नहीं आती ये किस पर चला गया है। खबरदार जो तुमने अब ऐसी कोई फजूल बात की तो आदत पड़ जाएगी ऐसी लगाई बुझाई करने की तुम्हें। नानी उसका कान मरोड़ने लगी। ये क्या कर रही हैं? क्यों सरेआम मुझे बेआबरू कर रही हैं? उसने बमुश्किल अपना कान छुड़वाया था। चलें, दुआ तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। आहद अंदर से चाबी लेकर आया था। हाँ हाँ चलो। नानी वैसे ही तैयार खड़ी थी। दुआ को ढेरों हदायत देती वो रुखसत हो गई थी। वो हफ्ते का दिन था। ऑफिस से छुट्टी के बावजूद भी वो लोग घर पर ही थे, क्योंकि आज सफाई वाली ने आना था और उन्होंने अपार्टमेंट की तफसीली सफाई करानी थी। आहद काफ़ी देर से उठा था। वो फ्रेश होकर किचन में आया तो दुआ वहाँ पहले से मौजूद थी। आजकल वो नाश्ते में पराठा बनाने की प्रैक्टिस किया करती थी, इसलिए वो नाश्ता बनाने में काफ़ी देर लगाती थी। पिछले एक हफ्ते से उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे चल रहे थे। वो उसकी काफ़ी सारी बदतमीज़ियाँ नज़रअंदाज कर दिया करती थी, जिस पर आहद को काफ़ी हैरत होती थी। इस वक्त भी वो किचन में दाखिल हुआ तो वो पराठा बेलने के बाद तवे पर डाल रही थी। काफ़ी एहतियात के बावजूद भी तवे पर मुंतकिल होने के बाद पराठा अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख पाया था। ये तुम्हारा पराठा किसी शायर की महबूबा वाली हरकतें नहीं करता। अपने लिए फ्रिज से दूध और ब्रेड निकालते हुए आहद ने उसे छेड़ा था। चुप करो अभी। उसकी पूरी तवज्जो अपने पराठे पर थी। वैसे भी वो आजकल ज़रा कम ही छेड़ने के मूड में होती थी। देखो तो कैसे तवे पर पड़ते ही शर्म से सिमट सिमट जाता है। आहद चुप करो, देखना अगर मेरा पराठा ख़राब हुआ तो फिर। उसके अंदाज में भी अब धमकी थी। तुम्हारे निकम्मेपन से ख़राब होगा पराठा या मेरे बोलने से? कहते हुए वो कुर्सी खींच कर बैठा था। दरअसल तुम जेलस हो रहे हो। खुद तो तुम खा नहीं सकते पराठा, सो मुझे भी खाते हुए नहीं देख सकते। खींच तान कर उसने पराठा तवे पर फिट कर ही लिया था। कोई आला नस्ल का पराठा होता तो मैं जेलस होता हुआ भी अच्छा लगता। ये जो पापड़ तुम बनाओगी इससे तो ये सूखी डबल रोटी ही बेहतर है। डबल रोटी पर जैम लगाते हुए उसने एक और तंज किया था। जी नहीं, अब मेरा पराठा इतना क्रंची नहीं होता। वो शुरू में होता था जब मैं बहुत ज़्यादा बेल देती थी। अब मुझे अंदाज़ा हो गया है काफ़ी हद तक। देख लेते हैं, कहते उसने पहला बाइट लिया। तभी उसका फ़ोन बज उठा था। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अल्लाह का शुक्र ठीक है। वो भी नहीं, आज तो इरादा नहीं है, कल शायद चक्कर लगाएं। नाश्ता करते हुए वो माँ से भी बात कर रहा था। तभी दुआ भी अपना पराठा और चाय लेकर टेबल पर आई थी। नाश्ता कर रहे हैं? जी मैं तो ब्रेड ले रहा हूँ, मगर दुआ ने पराठा बनाया है। वज़ाहत खुद बनाया है मैडम ने। उसका अंदाज़ अब मजाक उड़ाने वाला हो गया था। ऐसा वैसा वो क्या कह गए हैं फैज़ साहब? खुशके में लथड़ा हुआ, तेल में नहाया हुआ। दुआ की बर्दाश्त की हद भी यहीं तक थी। तुमने क्यों मेरे पराठे पर नज़रें लगाई हुई हैं? अपने नाश्ते पर तवज्जो दो। लौट चाहती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए। उसने अपनी मजबूरी का एतराफ़ किया था। इधर दो मुझे फ़ोन, मैं खुद आंटी से बात करती हूँ। उसने फ़ोन तकरीबन उसके कान से खींच लिया था। ये क्या बदतमीज़ी है जो तुम कर रहे हो इतनी देर से? वो क्या है? कहते हुए उसने फ़ोन कान से लगा लिया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ठीक हूँ। नहीं मुझे पता है इसका, ये ऐसे ही फजूल बोलता रहता है। बस अब जब मैं आपकी तरफ आऊँगी तो आपसे पराठा बनाना सीखूँगी। काफ़ी हद तक तो मैंने इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी बड़े सीरियस मसाइल हैं। अगर मैं खुश्का कम लगाऊँ तो पराठा रोलिंग बोर्ड के साथ ही चिपक जाता है। उसे उतारने की कोशिश करूँ तो वो दोबारा से पेड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। खुश्का ज़्यादा लगाऊँ तो तवा तो जो गंदा होता है सो होता है, साथ ही वो खुश्का पराठे पर भी रह जाता है, जो खाते हुए बहुत अजीब सा लगता है। टिश्यू की मदद से पराठे पर से फाजिल खुश्का हटाते हुए उसने काफ़ी तफसील से उन्हें अपने मसले से आगाह किया। बहुत वीडियोस देखी हैं मैंने, मगर कहीं से मुझे कोई हल नहीं मिला। चलें ठीक है, आपसे मिलती हूँ तो फिर सीखूँगी। फ़ोन पर बातें करते हुए ही उन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। यार ऑफ़िस में काफ़ी सारे लोग हमारी शादी में शरीक नहीं हो सके थे। सब कह रहे हैं कि गेट टुगेदर कर लेते हैं, सब शरीक भी हो जाएंगे और एक पार्टी भी हो जाएगी। नाश्ते के बाद वो अपने बर्तन उठा रही थी जब आहद ने बात शुरू की थी। हाँ, मुझसे भी काफ़ी लोगों ने कहा है। वैसे भी शादी के बाद सभी लोग एक पार्टी तो देते ही हैं ऑफिस में। चलो फिर अरेंज करते हैं। कब तक करें? अगले हफ्ते कर लेते हैं। ठीक है, मैं तफसीली प्लान बनाती हूँ, कहकर वो सिंक की तरफ मुड़ गई थी। वो किचन साफ़ करके बाहर निकली तो वो पूरी तरह से तैयार कहीं जाने के लिए निकल रहा था। तुम किधर जा रहे हो? एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ।
आहत आज सफाई वाली ने आना है, उससे तफसीली सफाई करानी है, मैं अकेले कैसे कराऊंगी, तुम नहीं जा सकते। आई एम सॉरी दुआ, मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगा, और जो करवाना है करवा ले। गाता हुआ वो बाहर निकल गया था। आहत ये बेईमानी है, वो उसके पीछे भागी थी। तुम्हें भी सीधा करके छोड़ूंगी, तू भी लिख कर यह रखवा ले, उसने पीछे से उसे धमकाया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो लिविंग रूम से कुशन वगैरह समेटने लगी। उसे यकदम एहसास हुआ कि उसे आहत के इस तरह जाने पर कोई गुस्सा नहीं आया था, बल्कि वो पूरे एक हफ्ते से उसकी बहुत सारी बदतमीजियाँ नज़रअंदाज कर रही थी। ऐसा क्यों था? सिर्फ एक खिचड़ी थी तुम्हारी कीमत दुआ आदिल। उसने एक बार तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई और तुम पिघल गई। उसे खुद पर हैरत हो रही थी। लेकिन नहीं, ये खिचड़ी नहीं थी, ये एहसास था जिसने उसके दिल में नरम गोशा पैदा किया था। तमाम लड़ाइयाँ, झगड़े और इख्तलाफात एक तरफ, मगर उसका ज़रा सा एहसास करना सब पर हावी हो गया था।